जंगल में धूप निकली हुई थी। बिजली का भी छाते के नीचे बैठी अपने पंखों की तेल से मालिश कर रही थी। कोमल, देख मेरे पंख कितने चमक रहे हैं। पूरे जंगल में किसी कवि के इतने सुंदर पंख नहीं होंगे। आज मुझे पता है कोई ना कोई शहजादा कौवा मुझे देखने जरूर आएगा। हाँ हाँ बिजली, तुम हर रोज यही कहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर इस महीने भी कोई रिश्ता ना मिला तो वो तुम्हारी शादी किसी भी आवारा कौवे से करवा देंगी। कोमल, तुम तो मेरी खूबसूरती से चलती हो। देखना, मुझे ब्याहने एक शहजादा कौवा ही आएगा। अगले दिन बिजली कौवी एक पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी वहाँ से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, जिसकी चोंच में एक अंडा था। अचानक चोंच से अंडा छूटता है और बिजली कौवी के ऊपर जाकर गिरता है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। अरे वाह, कितनी सुंदर कॉफी। ये तो बिल्कुल बिजली की तरह चमक रही है। ये क्या बदतमीजी है बदबूदार कौवे। देखो, तुमने मेरे काले काले पंख खराब कर दिए। आज मेरा रिश्ता देखने शहजादा कौवा आने वाला था। अब मैं शहजादी कैसे लगूंगी। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आज तक ऐसी सुंदर कॉफी नहीं देखी। मेरा नाम बादल है। आपको देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है। बादल कौवा बिजली कौवी से प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि पीछे से बिजली की माँ आ जाती है। बिजली, ये कौन बदतमीज कौवा है जो मेरे घर के सामने मेरी शहजादी को परेशान कर रहा है। हट जा यहाँ से काले कलोटे। मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे कौवे से ही होगी, ना कि किसी ऐरे गहरे कौवे से। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी की माँ बादल कौवे को वहाँ से भगा देती है। अब बादल कौवा बिजली कौवी के पीछे पड़ जाता है और वो हर समय उसे गीत सुनाता है। बिजली कौवी भी आहिस्ता आहिस्ता बादल कौवे से प्यार करने लगती है। ऐ मेरी बिजली, तेरी आंखें जैसे काले गुलाब के दो दाने। तेरी काए काए सुनकर भूल गया मैं सब गाने। अगर तू मिल जाए तो छट जाएंगे मेरे सारे गम, वरना तेरी याद में पी लूंगा नदी का सारा जहर हम। ओए बादल, ये जहर वाली बातें किसी और को सुनाना ये शायरी है या किसी भूखे कौवे की फरियाद। कम से कम कुछ ढंग का तो बोला करो। मेरी सहेली चिड़िया का पति उसे ताज़ा ताज़ा अंगूर ला कर देता है और तुम मुझे नदी का गंदा पानी पिलाने की धमकियाँ दे रहे हो। अंगूर? अरे बिजली, तुम कहो तो पूरे जंगल के अंगूर तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। बस एक बार तुम अपनी माँ को तो मना लो। बादल कौवे ने इतना कहा ही था कि एक उड़ता हुआ झाड़ू आकर सीधा बादल के सर पर लगता है। बादल कौवा डर जाता है। अरे ओ काले कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के आसपास मंडलाने की। माँ जी, अब जिद छोड़ दे। मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दे। मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। नहीं काले कौवे, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी टेढ़ी चोंच वाले कौवे से कर रही हूँ। वो जंगल का सबसे अमीर कौवा है। परंतु माँ, बादल में क्या कमी है, कितना सुंदर तो है। तू चुप कर जा बिजली, तुझे ये काला कौवा कहाँ से सुंदर लग रहा है। भाग जा यहाँ से काले कौवे, वरना मार मार कर तेरे पंख तोड़ दूंगी। बादल कौवा डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्तों तोते और कबूतर के पास जाता है। तोते और कबूतर यार, तुम मेरे साथ चलो और बिजली की माँ से बात करो कि वो मेरी शादी बिजली से कर दे। अगर मुझे बिजली ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बादल यार, हमें तो खुद बिजली की माँ से डर लगता है। बादल, तुम चिंता नहीं करो, चलो हम चिड़िया के पास जाते हैं। वो बिजली की पड़ोसन है, वो जरूर हमारी मदद करेगी। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कौवा तीनों मिलकर कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, बिजली तुम्हारी सहेली है। अब तुम ही मेरा रिश्ता बिजली से करवा सकती हो और उसकी माँ को मना सकती हो। देखो बादल भैया, बिजली की माँ किसी की बात नहीं सुनने वाली, लेकिन तुम्हारे जब तोता इसे जंगल से निकाल देगा और ये सारा पेड़ हमारा होगा। हो हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों कौवे वहाँ से वापस चले जाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही जंगल में शोर मच जाता है।
बुलबुल जोरों से रो रही थी। सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाय मेरा हार, मेरा सोने का हार चोरी हो गया। मेरी जमा पूंजी थी वो कौन ले गया ना जाने। तभी बादल कव्वा कहता है, बुलबुल बहन, ऊपर वाला रहम करे। चोरी हमारे इस जंगल में चोरी कौन कर सकता है? कहीं किसी बाहर वाले पक्षी का काम ना हो। बिजली कवि मासूमियत से कहती है। लेकिन बादल, मुझे कल रात कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए दाना चुगते हुए बुलबुल के घर के पास से उड़ती हुई नजर आई थी। वो बहुत गरीब है। कहीं चिड़िया। बिजली ने इतना कहा ही था कि सभी पक्षी चिड़िया पर शक करने लगते हैं और वो चिड़िया के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए खिचड़ी बना रही थी। चिड़िया बाहर निकलो। बुलबुल की आवाज सुनकर कोमल चिड़िया घर के बाहर आती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, इतना सब शोर क्यों मचा रहे हो? चिड़िया, बुलबुल का सोने का हार चोरी हो गया है और कुछ पक्षियों का कहना है कि तुम कल रात बुलबुल के घर के पास उड़ रही थी। नहीं तोते भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो अपनी माँ जी की सेवा कर रही थी। तभी चिड़िया की सास भी शोर सुनकर बाहर आती है। मेरी कोमल चोर नहीं हो सकती। इसने कभी किसी की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा। ये कोई झूठा इल्जाम है। बढ़िया सबूत भी अभी मिलेगा। तोते जी, मुझे पूरा यकीन है कि हार चिड़िया के घोंसले से ही मिलेगा। इसकी तलाशी ली जाए। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी चिड़िया के घोंसले में घुस जाते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। जब तोता चिड़िया के घोंसले में देखता है तो उसे वहाँ चमकता हुआ सोने का हार मिल जाता है। यही मेरा हार है। कोमल, तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा ना था। मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती थी। नहीं बुलबुल बहन, ये हार यहाँ कैसे आया मुझे कुछ नहीं मालूम। ऊपर वाले के लिए मुझ पर विश्वास करे, मैं नहीं जानती। चिड़िया, अब क्या यकीन करें, चोरी भी और सीना चोरी भी। तोते जी, अब देर कैसी? इस चोरनी को अभी इसी समय जंगल से निकालें, वरना हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। बादल की बात सुनकर तोता सरपंच कोमल चिड़िया को निकालने का हुक्म देता है। रुको तोते जी, मेरी बहू चोर नहीं है। अगर हार यहाँ से मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने चुराया है। तोते, जरा इस हार को गौर से देखो, इस पर क्या लगा है। तोता उस हार को गौर से देखता है। वहाँ एक पर था जो कोमल चिड़िया का नहीं था। पर देखते ही सभी पक्षी पहचान जाते हैं। अरे, ये पर तो कोमल का नहीं है, बल्कि ये तो काले रंग का पर है। इतने काले पर तो बादल कव्वे के ही है। ये सुनते ही बादल कव्वा घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। साथ में बिजली कव्वे भी भागने की तैयारी करती है। ये झूठ है। मेरा पर यहाँ कैसे आ सकता है? मैं तो कल रात अपने घर में था। तभी कबूतर बोलता है। बादल, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हें रात के पिछले पहर कोमल के घोंसले के पास मंडलाते देखा था। मुझे तो लगा था कि तुम पड़ोसी होने के नाते खैरियत पूछने आए होगे। बादल कव्वा जान बचाने के लिए अचानक उड़ता है, लेकिन कबूतर, तोता और सभी पक्षी उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। उधर बिजली भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुलबुल और कोमल चिड़िया उसे घेर लेती हैं। अब बोलो बादल और बिजली, अब कहाँ गई तुम्हारी लंबी जुबान? तुम दोनों ने एक गरीब विधवा और एक बीमार बूढ़ी माँ को घर से निकालने के लिए ये सब किया। तुम्हारा जुर्म अब माफी के काबिल नहीं है। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने इन कब्बों की बातों में आकर अपनी बहन पर शक किया। मेरा हार तो मिल गया है, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इसका बोझ मैं कैसे उतारूंगी? नहीं बुलबुल बहन, कसूर आपका नहीं, हालात का था। सच तो ये है कि ऊपर वाले ने मुझे मेरी माँ जी के आशीर्वाद से बचा लिया। कव्वो, अब से तुम्हारी सजा यही है कि तुम आज ही अपने घर को खाली करोगे और अभी से तुम दोनों को पूरे जंगल की सफाई करनी पड़ेगी। फिर कव्वों को उनके घर से निकाल दिया जाता है और वो पूरे जंगल में सफाई करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मेरी अंगूठी, वो मेरे पंखों से निकलकर कहाँ गई?
बंटी जी, वो हमारी शादी की निशानी थी। अगर वो ना मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबली, हिम्मत मत हारो। मैंने नदी का एक एक पत्थर छान मारा है, वो मिल जाएगी। कोमल बहन, अब आप ही इसे समझाएं। बबली बहन चुप कर जाएं, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आप रोना बंद करें, देखना आपकी अंगूठी मिल जाएगी। इसी उदासी के माहौल में अचानक दूर से ढोल बजने लगते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? चिड़िया बहन, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहां से उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और बिजली कव्वी बैठे हुए थे और जंगल के सभी पक्षी उनके आसपास जमा थे। बादल कव्वी और बिजली कव्वी के सर पर टोपी थी और आंखों पर काला चश्मा था। खामोश खामोश, जंगल के सभी दुखी पक्षियों के लिए खुशखबरी। मैं और मेरी पत्नी हिमालय के पहाड़ों से उड़कर 7 समंदर पार करके आपकी सेवा में पहुंच चुके हैं। मैं हूँ अजीम जादूगर बादल और ये है मेरी पत्नी बिजली परी। हाँ हाँ पक्षियों, आओ, जिसकी भी जो चीज खो गई है वो मिल जाएगी। जिसका दाना खत्म हो गया है वो डबल हो जाएगा। हमारा जादू पत्थर को भी सोना बना देता है। बादल जी, जरा अपना जादू तो दिखाओ। फिर बादल कव्वा अपनी टोपी उतारता है जिसमें से काला धुआं निकलता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत मासूम थे। बादल कव्वे का ये जादू देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है कबूतरी बहन कि तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारा क्या खोया है? तुम्हारी सोने की अंगूठी नदी की गहराई में नहीं बल्कि किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो बताओ। हाँ जादूगर जी, मुझे मेरी अंगूठी हर कीमत पर चाहिए। चाहे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वहीं दूर एक टहनी पर बैठे हुए तोता तोती उन कपों को देख रहे थे। चिंकी, ये जादूगर कम और जेब कतरे ज्यादा लग रहे हैं। जरा देखो तो बादल की आंखें कैसे कबूतरी के हार पर टिकी हुई है। हाँ पति जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ये कव्वे ठीक नहीं लग रहे। तभी बादल और बिजली एक संदूक खोलते हैं जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। ए जंगल के पक्षियों, आज इस जादुई संदूक की ताकत से आपकी तकदीर बदलेगी। लेकिन याद रहे, जादू तभी काम करता है जब बदले में कुछ दिया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तभी बिजली कव्वी एक जादुई छड़ी निकालकर कहती है, जिस पक्षियों को अपनी खोई हुई चीजें वापस चाहिए या जो चाहता है कि सोना बन जाए, वो अपनी एक कीमती चीज इस संदूक में डाले। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो ये संदूक आपकी मुरादें पूरी कर देगा। जादूगरनी बहन, अगर मैं अपनी मोतियों वाली माला इस संदूक में डालूंगी तो क्या मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी? कबूतरी बहन, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? देखना, जैसे ही तुम्हारी ये मोतियों की माला इस संदूक के अंदर जाएगी तो हमारी जादुई आत्माएं वो अंगूठी ढूंढ कर लाएंगी। अब जल्दी करो, देर न करो। फिर बबली कबूतरी अपनी मोतियों की माला उतारकर उस संदूक में डाल देती है। ऐसा करते हुए देखकर चिड़िया भी आगे बढ़ती है। कभी बहन, मेरे पास तो ये सिर्फ चांदी की बालियां हैं जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अगर मैं इसे संदूक में डालूंगी तो क्या मेरा दाना दुगना हो जाएगा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, अगर तुम ये बालियां संदूक में डालोगी तो तुम्हारा दाना दुगना ही नहीं बल्कि पूरा घर अनाज से भर जाएगा। कोमल चिड़िया अपनी माँ की दी हुई बालियां संदूक में डाल देती है। ऐसे ही बुलबुल भी आगे बढ़ती है और वो अपने सोने के कंगन उस संदूक में डाल देती है। जंगल के सभी पक्षी लालच में आकर अपनी कीमती चीजों को संदूक में डाल देते हैं। पक्षियों, आप सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और पीछे मुड़कर न देखना, वरना जादू उल्टा पड़ जाएगा। अगली सुबह यहीं पर इकट्ठे होंगे और जिस की जो मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। बादल की बातें सुनकर सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। चीकू जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा जी चाह रहा है कि अभी जाकर इन कपों के पंख नोच लूं। नहीं चिंकी, हमारे ऊपर पक्षी विश्वास नहीं करेंगे। हमें इन कपों को रंगे परों पकड़ना होगा। रात का इंतजार करेंगे।
रात होते ही जंगल में काली घटाएं छा जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली जल्दी जल्दी पंख चलाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हमें ये सारा खजाना लेकर पुराने खंडरों के पास पहुंचना है। कल सुबह जब ये पक्षी यहाँ आएंगे तो इन्हें सिर्फ खाली डिब्बे और धुआं मिलेगा। हो हो। हाँ बादल जी, पंखी तो चला रही हूँ। जरा देखो तो ये मोतियों की माला कितनी चमक रही है, और ये देखो चिड़िया की चांदी की बालियाँ। कैसे बेवकूफ पक्षी हैं सब, जरा से जादू के चक्कर में आकर सब कुछ लुटा दिया। ऐसे वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। बादल और बिजली वो सारे गहने एक पोटली में डालते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जंगल के सभी पक्षी जमा थे। कहाँ जा रहे हो जादूगर जी? अभी तो तमाशा बाकी है। अब हम तुम्हारा जादू उतारेंगे। तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो हमारे रास्ते से, वरना हम तुम पर काली बलाएं छोड़ देंगे। अच्छा, काली बला तो तुम खुद हो बादल। तुमने मेरी पत्नी का गम बांटने की बजाय इसे लूट लिया। आज तुम हम सब से नहीं बच पाओगे। ये तो अच्छा हुआ समय रहते तोते ने हमें तुम्हारी सच्चाई बता दी, वरना तुम हम सबको लूटकर यहाँ से चले जाते। बादल और बिजली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के सभी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। बिजली भागो, ये सब हमें मार डालेंगे। ऐसा कहते हुए वो पोटली वहीं छोड़कर कव्वे भाग जाते हैं। जब वो पोटली खोलते हैं तो सभी पक्षी अपने अपने गहने वापस ले लेते हैं। तभी उस पोटली में कबूतरी की अंगूठी भी थी। कबूतरी बहन, ये देखें आपकी अंगूठी। ये सब इन्हीं कव्वों की चाल थी हमें लूटने की। हाँ चिड़िया बहन, यही मेरी अंगूठी है। बबली कबूतरी भी अपनी अंगूठी देखकर खुश हो जाती है। याद रखो दोस्तों, सच्चा जादू मेहनत और ईमानदारी में है। जो आपको रातों रात अमीर बनाने या गैब से चीजें लाने का दावा करे, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो। ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। है मीठे फल लाने के लिए अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कपी बादल कपी को ढूंढ रही थी। लगता है वो डाइन यहीं आ रही है। पिंकी जी, आप जल्दी से घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। ये आवाज मेरी दूर की एक पागल खाला की है। जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी को भी काट लेती है। क्या कहा? पागल खाला?
सच में ये जंगल बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ। तभी बिजली कभी बादल कभी के पास आती है। बड़ा सज धज कर बैठे हो, किससे मिलने का इरादा है? और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये चश्मा कहाँ से आया? अब बिजली, खुशबू तो फूलों की आ रही है और ये चश्मा मुझे कचरे से मिला था। मैंने सोचा इससे मेरी आंखें धूप से बची रहेंगी ताकि मैं तुम्हारे काम ज्यादा तेजी से कर सकूं। अच्छा, अब ज्यादा काई काई करने की जरूरत नहीं, चल घर चलकर सफाई कर। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बादल कभी को ले जाती है। रात हो जाती है। बिजली कभी अपने घोंसले में सो जाती है। बिजली तो यहाँ खराटे ले रही है, यही मौका है। पिंकी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बादल कप्पा कुछ मीठे फल उठाता है। तभी एक फल नीचे गिर जाता है और बिजली की आंख खुल जाती है। बादल, कहाँ कहाँ जा रहे हो इस समय? कुछ नहीं बिजली, बस प्यास लगी थी, नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए चुपके से बादल कप्पा फल लेकर वहां से चला जाता है। बादल जी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी जी, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार आप मुझे अपने साथ शहर वाले जंगल ले चले, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ तो उस पागल खाला ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वहीं से गुजरती हुई कोमल चिड़िया बादल कपे के पास आती है। अरे बादल भैया, आप इस कपी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी बिजली आपको नदी के पास ढूंढ रही है। चिड़िया बहन, चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी पत्नी भी है? तुमने तो कहा था कि तुम जंगल के कुंवारे कौवे हो। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, ये चिड़िया तो पागल है। इसे तो ऐसे ही चू चू करने की बीमारी है, किसी को भी भाभी बना देती है। ऐसे बादल कप्पा पिंकी को सफाइयाँ दे ही रहा था कि पीछे से बिजली कपी एक बड़ा डंडा लेकर वहाँ आ जाती है। तो मुझसे झूठ बोलकर नदी पर पानी पीने आया था या इस काली चुड़ैल से गप्पे लड़ाने? अरे ओ काली कोलोटी, किसको चुड़ैल कहा? मैं शहर वाले जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। तुम अपने इस बुज़दिल पति को संभालो, जो कह रहा था कि तुम उसकी पागल खाला हो। क्या कहा? पागल खाला? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। ऐसा कहते हुए बिजली कपी आगे बढ़ती है और बादल कपे की पिटाई शुरू कर देती है। इस जंगल के तो पक्षी पागल हैं। बादल, तुम सड़ो यही, मैं तो चली वापिस अपने शहर वाले जंगल। ऐसा कहते हुए पिंकी कपी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, बादल को पिंकी तो ना मिली, मगर बिजली का झटका ऐसा लगा कि अब वो काई काई करना भूल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है।
ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाज़ा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ। मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था। पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था, जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेश के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? वाह जी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई।
देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेश में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कव्वी और बादल कव्वे का घर था। देखो बादल, इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा